So welcome back everybody to this lecture number 5. 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. एज यूजुअल वी आर स्टार्टिंग मोल कॉन्सेप्ट. यार काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है. और इस चैप्टर में हम काफ़ी आगे आ गए. अब जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी जल्दी से कवर अप करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम. दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर मोल कॉन्सेप्ट. और आज का लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ओरिएंटेड ही मैक्सिमम रहेगा. पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है. अच्छा, उससे भी पहले लेट्स रिकॉल प्रीवियसली हमने थोड़ा सा, ठीक है, कल के लेक्चर में तीनों टाइप खत्म कर लिया था बेसिकली मोल्स कैलकुलेट करने का, ठीक है. 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, ठीक है, जो कि आज के लेक्चर में मुझे लगता है कि उनमें से भी आधे खत्म हो जाएंगे. जैसे परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, मिक्सचर के थ्रू कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के ही सेशन में, ठीक है. सो यस, वी आर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 5. और आज का सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वो डालो हेडिंग में, दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है. मोल फ्रैक्शन, ठीक है. अच्छा, अभी तक जो हम भी जितने भी कैलकुलेशन कर रहे थे टिल नाउ, अभी तक सब हमने सिंगल सब्सटेंस को लेके किया है ना. सिंगल सब्सटेंस इन द सेंस कि या तो सर SO2 रह रहा था, या तो CO2 रह रहा था, या फिर H2 रह रहा था, या फिर O2 रह रहा था, है ना. और फिर हम इनका मोल्स निकाल रहे थे, इनका मोलर मास निकाल रहे थे, वगैरह वगैरह, जो भी हमने कैलकुलेट किया अभी सिंगल सब्सटेंस के लिए किया, ठीक है. बट आज का जो सेशन है, आज का सेक्शन हम मिक्सचर्स के लिए डिफाइन करेंगे. अच्छा, मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिला के बनाया जाता है. मतलब मिक्सचर वो चीज है जिसको मोर देन टू सब्सटेंस का मिक्सचर होता है. मतलब अगर कोई मिक्सचर है तो उसके अंदर एक या एक से ज्यादा, एक तो नहीं कह सकते, एक सिंगल इज नॉट कॉल्ड अ मिक्सचर, बट अगर मोर देन वन है, मतलब मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन सब्सटेंस को मिला के जो प्रोडक्ट बनता है वो मिक्सचर कहा जाता है. हालांकि जब आपने छोटे क्लास में सोल्यूशन वगैरह पढ़ा होगा उसमें भी ये चीजें पढ़ी होंगी. तो मिक्सचर का सिंपल मतलब क्या है सर, कि मोर देन वन सब्सटेंस अब होगा, मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है. क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो डिफाइन किसके लिए है भैया, वो डिफाइन है आपके मिक्सचर्स के लिए ही. अच्छा, मतलब मोल फ्रैक्शन सिंगल सब्सटेंस के लिए डिफाइन नहीं होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट. मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन है, और सॉल्यूशंस क्या है, मिक्सचर एक टाइप है सॉल्यूशंस का, ठीक है. तो सिंपली हमारा हमारा समझने का मतलब ये कि अभी तक जो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, मोल वगैरह निकाल रहे थे, ठीक है, जो भी बेसिकली हमने एसटीपी एनटीपी वॉल्यूम वाला पार्ट देखा, मास वाला पार्ट देखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला पार्ट देखा, वो सभी सिंगल सब्सटेंस का कर रहे थे. बट अब मोल फ्रैक्शन आज के सेशन से मिक्सचर की बात होगी जिसमें मोर देन वन सब्सटेंस होगा, ठीक है. आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो वो क्या होता है उससे पहले समझो कि लेट्स से हमारे पास कोई एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है. अच्छा, मिक्सचर क्या होता है, अगेन मैंने बोला, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस है. तो ये हमारे पास एक मिक्सचर है जिसका एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी. मतलब सिंपल कहने का मतलब ये कि जो मिक्सचर ये जो बना है ये दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, ठीक है. एक को मैंने ए सब्सटेंस बोला, दूसरे को मैंने बी सब्सटेंस बोला, वेरी गुड. पर सर अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो याद रख लो, किसी भी मिक्सचर में इंडिविजुअल सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इंडिविजुअल सब्सटेंस कहने का मतलब ये है सर कि एक बार हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ए का भी, और उसी के बाद हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बी का भी. मतलब सिंगल सिंगल मोल फ्रैक्शन डिफाइन होते हैं. जितने भी सब्सटेंस हैं किसी एक मिक्सचर में, हम इंडिविजुअली सबका मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकाल सकते हैं. बट अगेन वही सवाल कि सर मोल फ्रैक्शन होता क्या है. बहुत सिंपल सी बात है, देखो. मान लो मैं कहता हूं, यहां लिखता हूं अगेन, मान लो मैं कहता हूं कि ये जो मिक्सचर है, अगेन सिंपली, वो ए और बी से मिलके बना है, ठीक है. अब जाहिर सी बात है सर कि अगर कोई मिक्सचर ए या बी से मिलके बना है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ए होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ बी होगा. तो मान लो मैं कहता हूं कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि भैया अगर कहीं अमाउंट डिफाइन है तो वहां कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी होगा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भैया, जो भी गिवन अमाउंट होता है या गिवन मास होता है अपन मोलर मास. तो मैं कह सकता हूं कि अगर कुछ अमाउंट ए का है, कुछ अमाउंट बी का है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया कुछ मोल ए का भी रहा होगा और कुछ नंबर ऑफ मोल्स बी का भी रहा होगा. सिंपल सी बात है, बिल्कुल. तो मैं कहता हूं कि जो ए सब्सटेंस है उसका नंबर ऑफ मोल्स है एन ए, और जो बी सब्सटेंस है उसका नंबर ऑफ मोल है एन बी, ठीक. अब अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है तो सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन डिफाइन करूंगा फॉर ए सब्सटेंस.
तो किसी भी मिक्सचर का सबसे पहला सब्सटेंस मान लो मैंने लिया, उसको मैंने बोला ए सब्सटेंस, तो अगर उसका मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, या फिर सोल्यूशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि भैया मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मैंने यहां क्यों लिखा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, का मतलब क्या है? अरे भैया मिक्सचर में दो ही तो सब्सटेंस है, ए और बी, तो अगर मैं दोनों के मोल को जोड़ दूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मैं दोनों को जोड़ दूं तो उसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर या फिर सोल्यूशन। तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है सर? एन ए, तो मैं लिख दूं ऊपर एन ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगेन कितना है? एन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? एन बी। तो इसी को, इस रेशियो को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बात है सर, मतलब किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब मान लो अगर ए का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम ऊपर किसको लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बट नीचे डिवाइड में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल मोल्स। अच्छा, इसी तरह से बच्चा लोग जरा मुझे ये बता दो कि अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो क्या करेंगे सर? आप कहोगे सर बड़ा ही सिंपल हो गया ये तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो कितना हो गया सर? तो अगेन वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज क्या सर, ये मोल फ्रैक्शन को ना एक सिंबल से रिप्रेजेंट करता है जिसको साई बोलते हैं, साई। तो एक बड़ा सा ऐसे एक्स बनाओ, तो ये एक्स बी है। ठीक है, अच्छा वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है तो एक बड़ा सा एक्स बनाओ और ऐसे ए लिख दो, इसको साई पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं आपको साई ए ऐसे या फिर साई बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। क्या आपको मोल फ्रैक्शन समझ आया? यस सर, मोल फ्रैक्शन हमेशा मिक्सचर्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, नमस्ते बेटा, बताओ समझ आया क्या ये चीज कि यस सर मोल फ्रैक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा सिंपली, ओके, डिफाइन होगा सिंपली मिक्सचर या फिर सोल्यूशन के लिए। ठीक, अब इंडिविजुअली आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब एक और बात, कौन सी बात सर? अच्छा सोच के देखो सर, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये नोट करने वाली बात है और इंपॉर्टेंट भी है, अगर मैं सर इन दोनों को जोड़ दूं तो जरा जोड़ के बताइए कि रिजल्ट कितना आ रहा है। तो सोचो, साई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन इन मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सर नीचे तो एलसीएम कॉमन आ रहा है, कौन सा सर? एन ए प्लस एन बी। और ऊपर क्या हो जाएगा सर? अगर नीचे क्या हो गए, एन ए और एन बी दोनों एलसीएम में कॉमन आ गया, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा सर? एन ए प्लस एन बी। आइला ऊपर भी एन ए प्लस एन बी, नीचे भी एन ए प्लस एल बी, ये तो कट के वन हो गया। यस, यही तो फंडा था। इसका मतलब कि अगर मैं दोनों मोल फ्रैक्शन का इंडिविजुअल सम ले लूं तो उन दोनों का सम हमेशा वन आएगा। ओ, मतलब यही इंपॉर्टेंट था, यही नोट करने वाला बात था। कहने का मतलब ये है कि सर अगर मोल फ्रैक्शन, मान लो कोई मिक्सचर में दो सब्सटेंस है, लेट्स से मैंने उसको बोला ए और दूसरे को बोला बी, तो अगर मैं ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालूं, दोनों को जोड़ूं, तो उसका सम हमेशा वन आता है। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर मान लो क्वेश्चन में मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पहले से ही दिया हो और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमसे पूछ ले, तो सर हम तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली ये इतना सब फार्मूला लगाना ही नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली सीधा फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो अगर एक्स ए दिया हो, ठीक है, इफ
साई ए, मैं एक्स ए बोल रहा हूं बट इसको साई पढ़ा जाता है, ठीक है, तो आप साई पढ़िएगा। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हो, साई ए दिया हो, इफ साई ए इज गिवन, देन हम इजीली साई भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे भैया, बस साई ए में से -1 कर दो, तो लो भैया साई भी निकल जाएगा। मतलब ये कितना बढ़िया चीज आपने बता दिया, ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर ये पता रहा तो फिर आप इजीली, देखो इसीलिए कहा था ना कि स्मार्ट बना जाता है, बाकी गधों की तरह फिर आप एन ए प्लस एन बी करते रह जाते, ठीक है, उतना जाने की जरूरत है ही नहीं। सिंपली अगर साई आपको दिया है तो आप सीधा इस इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, आपको साई ए -1 करना है, साई भी मिल जाएगा। क्लियर है? क्या ये भी समझ आया आपको? ये नोट वाला पॉइंट इसलिए मैंने आपको लिखाया, ठीक है, कि बिल्कुल है सर, चिंता ही नहीं करनी है अब तो। बोलो समझ आया? बता दो यार। ये वाला मस्त लगा कि यस सर, अब अगर सही दिया हो तो सही भी आराम से निकाला जा सकता है, मतलब एक का मोल फ्रैक्शन दिया हो दूसरे का आराम से निकाल लेंगे, -1 कर देंगे। 3 सब्सटेंस है तो आप तीनों का निकालिए, तीनों तीनों का समेशन 1 आएगा, करके देखो ये भी। 3 सब्सटेंस तो तीनों का समेशन 1 आएगा। अरे भैया मान लो ए बी सी है, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, दूसरा क्या हो जाएगा बी का एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सिमिलरली एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर तीनों को जोड़ोगे तो भी सम आएगा। तो नो प्रॉब्लम, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, इंडिविजुअली आप आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और सबका सम एक ही आएगा, करके भी देख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर बच्चा? टेल मी क्विक, आगे बढ़ा जाए फिर, बता दो यार। ओके चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी बड़ा मजेदार है और आता भी है क्वेश्चन बहुत इससे। नेक्स्ट टॉपिक है मास परसेंट एंड मोल परसेंट। अरे अब ये क्या है सर? किसके लिए? ऑफ अ मिक्सचर। मैंने बोला ना कि अभी तक हम सिंगल सब्सटेंस की बात कर रहे थे, बट अब हम मिक्सचर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मास परसेंट एंड मोल परसेंट ऑफ अ मिक्सचर। अरे भैया अब ये क्या नया फंडा है? अरे यार बहुत ही सिंपल है, आओ देखो। अगेन सेम चीज, मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सैंपल मिक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें 2 सब्सटेंस है ए एंड बी, बिल्कुल जैसा हमने पीछे मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, ठीक। अब कुछ ना कुछ मैंने अगेन बोला कि कुछ ना कुछ अमाउंट होगा ए का, तो मान लो मैं कहता हूं कि जो मास है इस बार, ए का मास है लेट्स से डब्ल्यू ए, और बी का मास को मैं लिखता हूं डब्ल्यू बी, ठीक है। मास को मैं जनरली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, केमिस्ट्री के अंदर आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मास को जनरली, ठीक है, ओके। और मान लो मैं कहता हूं भाई अगर मास है तो उनका कुछ ना कुछ मोल भी होगा, तो लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है एन ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है एन बी, ठीक है। अब बड़ा सिंपल है, कैसे? जैसे सर पीछे मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया ना, वैसे ही मास परसेंट, पहला मास परसेंट पढ़ते हैं फिर मोल परसेंट पढ़ते हैं, वैसे ही सिंपली सर आप किसी भी मिक्सचर का मास परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे? इंडिविजुअली। मतलब अगर मान लो मेरे को मास परसेंट ऑफ ए चाहिए, मतलब पहले सब्सटेंस का मास परसेंट चाहिए किसी भी मिक्सचर का, तो मैं सिंपली जानते हो क्या करूंगा? ऊपर ले लूंगा मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, मतलब मास ऑफ ए इन प्लस मास ऑफ बी। और ये बताओ अगर कहीं परसेंट हमको निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना बच्चा। अरे इतना सिंपल, बिल्कुल बच्चा। मास परसेंट जितने भी सब्सटेंस है मिक्सचर के अंदर उनका भी इंडिविजुअली, बिल्कुल जैसे मोल फ्रैक्शन हम निकाला वैसे ही मास परसेंट भी इंडिविजुअली निकाला जा सकता है। और मास परसेंट सिंपली क्या होगा कि भैया जिस सब्सटेंस का मास परसेंट को निकालना है उसको ऊपर रखो और नीचे कर दो टोटल मिक्सचर का मास। जैसे क्या करते हो, आपसे बोला जाता है ना कि ये मान लो कि आपके 98 आए, कितने में से? 100 में से। तो अगर मान लो कोई बोले कि परसेंटेज बताओ कितना बना, तो आप क्या करोगे? भैया जितने मार्क्स आपके आए अपॉन टोटल मार्क्स जितने थे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इससे निकलता है ना 98%। वैसे ही बिल्कुल यहाँ है, अगर मेरे को मान लो कि मास परसेंट चाहिए था ए का, तो मैं उसके मास को ऊपर रखूंगा अपॉन टोटल मास पूरे मिक्सचर में कितना था और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, वैसे ही सर अगर मान लो मुझे बोल दे कोई कि बच्चा पार्टी जरा मास परसेंट बताओ किसका? बी का, तो आप कहोगे हेलो सर कितनी सिंपल सी बात कर रहे हो। अब अगर बी को टारगेट करना है तो बी का मार्क्स चेक करेंगे ना। सिमिलरली वेट ऑफ बी अपॉन वेट, फिर मैं वेट बोल रहा हूं बट अगेन बार बार आदत हो गई है डब्ल्यू को देख के वेट बोलने की, बट आप वेट नहीं इसको मास समझिए, ठीक है। मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मतलब टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100।
इतना इजी? अरे बिल्कुल इतना ही इजी। ये है मास परसेंट, हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा अगर मोल परसेंट पूछे तो सर, अरे सर अब तो कितना ही सिंपल हो गया, जहां जहां मास है बस वहां मोल कर दो, काम खत्म। तो अगर सर मोल परसेंट पूछे इंडिविजुअली, तो मोल परसेंट भी इंडिविजुअली निकाला जा सकता है। कैसे? मान लो कहते कि हमें मास परसेंट नहीं, मोल परसेंट ऑफ ए बताओ, तो आप कहोगे पागल वागल हो क्या, मास परसेंट इतना सिंपली समझ गया, मोल परसेंट भी समझ गए। कैसे? देखो मोल परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले अगर ए का निकालना है तो ऊपर ए का मोल लेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मोल लेंगे मिक्सचर में कितना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका परसेंट में आंसर आ जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा ठीक है सर, सिमिलरली ये भी तो बता दो कि मोल परसेंट ऑफ बी कितना होगा। मैं ऑफ लिख दे रहा हूं बार बार, इसको परसेंट बना लो। मोल परसेंट ऑफ बी कितना होगा, तो ये भी सिंपल है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अरे मास बोले तो मास रिप्लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, और मोल बोले तो मोल से रिप्लेस कर देंगे। क्या बात है, बोलो समझ आया, बोलो समझ आया, बोलो समझ आया, बता दो बच्चा, आया समझ? बिल्कुल। अच्छा अब ये बताओ, क्या आपको ये कहीं देखा देखा लग रहा है? क्या आपको ये कहीं देखा देखा लग रहा है, और ये भी कहीं देखा देखा लग रहा है? अरे सर अभी तो पढ़े मोल फ्रैक्शन, रेडो अभी तो पढ़े। बिल्कुल सर, देखा देखी तो लग ही रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ सर? अगर मान लो मुझे मोल परसेंट पूछ दे ए का, तो सोचो ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही तो है। अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अरे हाँ सर, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ कि साई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100। क्या बात है सर, ये तो बहुत धांसू धांसू रिजल्ट आ गया, इसीलिए मैंने तुमको पहले मोल फ्रैक्शन समझाया। अच्छा सर, क्या वैसे ही बी को भी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये देखो ये बी का मोल फ्रैक्शन है। अरे हाँ सर, मोल फ्रैक्शन बी का है, तो मैं डायरेक्टली एक और यहाँ से तरीका लिख सकता हूँ, मैं सब तुमको दे दूंगा पूरा निचोड़। यानी मोल परसेंट ऑफ बी हमसे अगर पूछे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 100, तो यहां से भी मोल परसेंट निकाला जा सकता है। बोलो ये भी समझ आया? ये दोनों फॉर्मूले समझ आए? देखो खूब सारे फॉर्मूले मैं तुमको दे दे रहा हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। बोलो समझ आ गया बच्चा? यार समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप मास परसेंट एंड मोल परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ी और अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें कैसे? टॉपिक डालो, हेडिंग डाल लो, कौन सा? अब बात करेंगे हम थोड़ा सा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। ये आइसोटोपिक मिक्सचर का मतलब क्या है सर? मैं समझाता हूं आपको, चिंता ना करो, बट टॉपिक का नाम नोट करिएगा, वो है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। देखो आइसोटोपिक सिंपल आइसो, अच्छा ये बताओ आइसोटोप्स का मतलब क्या है, पता है किसी को? देखो मैं बताता हूं, जैसे जो हमारा नेचर है, इस नेचर में मैंने आपको बताया था ना क्या, जब मैं आपको पढ़ा रहा था एटॉमिक मास, तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन इस नेचर में अकेला सिर्फ सी के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन प्योर कार्बन के फॉर्म में कभी भी इस नेचर में कार्बन अवेलेबल नहीं होता है। ये कार्बन के तीन भाई होते हैं, इस नेचर में तीन तरह के कार्बन अवेलेबल हैं हमारे नेचर में, पता है? उन पहले भाई का नाम है C12, दूसरे भाई का नाम है C14, और तीसरे भाई का नाम है, पहले तो 12 13 14 लिख लो क्योंकि 13 पहले आता है इसलिए, C13 एंड C14। मतलब कि जो कार्बन है वो सर कंप्लीटली प्योर फॉर्म में अर्थ पे या फिर नेचर में अवेलेबल नहीं है। इसके तीन
भाई हैं। इन तीन भाई को कहा जाता है आइसोटोप्स। मतलब अगर मैं पूछूं कि कार्बन के कितने आइसोटोप, तो आप बोलोगे सर तीन। इस नेचर में जो डिस्कवर हुए हैं, जो साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर करके दिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो तीन भाई को डिस्कवर करके दिया है। एक तो कार्बन का 12 नंबर वाला भाई, कार्बन का 13 नंबर वाला भाई, और कार्बन का 14 नंबर वाला भाई। ये जो आप 12, 13 और 14 सुन रहे हो ना, ये बेसिकली इनके मास नंबर्स हैं। मतलब ये जो कार्बन है, ये मास नंबर के बेसिस पे तीन भाई में डिवाइड हुआ, एक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब जैसे वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं ना, तो आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन सर पूरे प्योर फॉर्म में अवेलेबल है क्या नेचर में? बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोजन के भी तीन भाई होते हैं। एक को लिखते हैं 1H1, दूसरे को लिखते हैं 1H2, और तीसरे को लिखते हैं 1H3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ये सब हाइड्रोजन के तीन भाई हैं। तीन भाई का मतलब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स का सिंपल मतलब ये है क्या, कि भैया कोई भी अगर एलिमेंट की बात करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि प्योरेस्ट अवेलेबल नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। ये जो आप 1, 2 और 3 देख रहे हो ना, ये इनके मास नंबर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इस प्रीवियस लेक्चर में कि सर अगर कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई भी एटम है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर मास नंबर लिखते हैं, ए और जेड से। तो आइसोटोप्स का मतलब सिंपल ये होता है ना, कि कोई भी ऐसे दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो। जैसे जो कार्बन है, पहले C12 कार्बन को मैं क्या लिख सकता हूं, C6 और 12। ठीक है। सिंपली इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 6 और 13, और इसी को मैं लिख सकता हूं 6 और 14। तो सिंपली से नीचे देखो, है तो कार्बन, तो एटॉमिक नंबर तो सबका 6 ही रहेगा सर नीचे। बट क्योंकि इनका मास नंबर एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है, इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि सर जो C612 है, C613 है और C614 है, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप का सिंपल मतलब क्या है सर, कि ऐसे दो या तीन एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर अलग अलग होते हैं, बट है सारे कार्बन के ही फॉर्म, है सारे कार्बन के ही भाई, इसीलिए क्या बोला गया, आइसोटोप्स। वैसे इनको चेक करो, देखो हाइड्रोजन का नीचे एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 111, बट मास नंबर एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो क्या ये तीनों आइसोटोप्स हैं? बिल्कुल है सर, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। इसलिए मैंने बोला। तो होता क्या है ना, कि जो कार्बन, अब देखो इसमें भी अच्छी बात पता है क्या है, कि जो कार्बन 12 है सर, वो नेचर में 99% कार्बन 12 ही अवेलेबल है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट कार्बन 13 का है, वो है 0.05%। और कार्बन 14 तो उससे भी छोटा है, 0.95%। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि सर मैक्सिमम जो परसेंटेज एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, वो 99% C12 ही पाया जाता है। मतलब C12 मैक्स ज्यादा अमाउंट में है। अच्छा, ये जो परसेंटेज मैंने लिखा ना, पता है, इस परसेंटेज को बढ़ा जाता है परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस, ठीक है, यहां लिख देता हूं, परसेंटेज एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब यह है कि इतना परसेंट नेचर में पाया जाता है। ठीक है। तो C12 का कुछ परसेंट हो सकता है, C13 का भी कुछ परसेंट हो सकता है, C14 का भी कुछ परसेंट हो सकता है, जिसमें मैक्सिमम परसेंट एबंडेंस कार्बन का C12 वाला आइसोटोप का होता है। तो ये समझना जरूरी है, कहीं परसेंटेज एबंडेंस लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो नेचर में कितना पाया जाता है उसका परसेंट है वो। ठीक है। तो अगर परसेंटेज एबंडेंस किसी का ज्यादा, मतलब वो नेचर में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो ये समझना। अच्छा, वैसे ही ना, जैसे ये कार्बन है, वैसे ही क्लोरीन। क्लोरीन का एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो क्योंकि ये सारे जनरल एग्जांपल है, इसलिए मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है। क्लोरीन के भी दो भाई होते हैं, क्लोरीन के भी दो आइसोटोप। एक होते हैं सर Cl35 और दूसरा होता है सर Cl37। समझ रहे हो? तो क्लोरीन जो है, उसके भी जैसे इसको लिख सकते हैं Cl 17 और 35, इसको लिख सकते हैं Cl 17 और 37। तो देखो, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर अलग अलग। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये कि दोनों आइसोटोप्स हैं। तो वैसे ही इसका भी परसेंटेज एबंडेंस होगा, मतलब वो कितना पाए जाते हैं। तो जो C35 होता है, ये नेचर में इसका परसेंटेज एबंडेंस है 75%। परसेंटेज एबंडेंस का मतलब कि वो कितना परसेंट नेचर में पाए जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस कितना है नेचर में, कितना परसेंट। ठीक है। और ये कितना है,
25% पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि परसेंट एबंडेंस का मतलब क्या है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट अपने अपने आइसोटोप्स के परसेंटेज में अवेलेबल रहता है नेचर में। कंप्लीट प्योरेस्ट फॉर्म में क्लोरीन नहीं मिलेगा आपको, या तो वो क्लोरीन 35 के फॉर्म में होगा या क्लोरीन 37 के फॉर्म में होगा, लेकिन अपने अपने इंडिविजुअल आइसोटोप के परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है। अब आपके मन में सवाल यार होगा, ठीक है सर ये तो मुझे लग रहा है कि एक डेटा है जो आप मुझे बता दिए, इसका समझाने में क्या यूज है। तो इसीलिए हम तो टॉपिक पे एवरेज एटॉमिक मास हमको समझना है, तो आइसोटोपिक मिक्सचर का आपको मतलब समझ आया। आइसोटोपिक का मिक्सचर का मतलब यह है कि एक सिंगल एलिमेंट के अंदर भी मल्टीपल आइसोटोप्स हो सकते हैं जिनका परसेंट अलग अलग हो सकता है, इसलिए आइसोटोपिक मिक्सचर इनको कहा जाता है। समझे? क्या ये डेटा जो था, ये फैक्ट था, आपको समझ आया? आइसोटोप्स के बारे में समझ आया, परसेंटेज एबंडेंस का मतलब समझ आया? अगर समझ आया तो बताओ, फिर हम चलेंगे टूवर्ड अपने एवरेज एटॉमिक मास के कैलकुलेशन में। बोलो भैया, समझ आया? समझ आया बच्चा? चलो ओके। अब देखो, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, वो ऊपर क्या, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हम पढ़ रहे थे, अब एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो लिख लेते हैं छोटा सा यहाँ एवरेज एटॉमिक मास। अब सोचो क्या सोचना है सर। देखो वही मैंने बोला, अब कैलकुलेट करने का थोड़ा सा एक जनरल फॉर्मूला हम देख लेते हैं। कैसे कि मान लो मैंने बोला कि सर कोई एक एटम है या फिर कोई एक एलिमेंट है जिसका एक एटम है हमारे पास, जिसका लेट्स से एक्स मैंने नाम दिया, उसका एटॉमिक नंबर है ए और मास नंबर कितना है जेड। ठीक है, मास नंबर कितना है जेड। जेड क्या है लिख देता हूं एक बार, ये मास नंबर है। ठीक है, जनरली मैं लिखता हूं, नीचे जेड लिखता हूं और ऊपर ए लिखता हूं, जेड और ए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, पर चलो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूं कि नीचे लिख देता हूं एटॉमिक नंबर ए और ऊपर मास नंबर को मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो ये मास नंबर है, कंफ्यूज ना होइएगा, ऊपर हमेशा मास नंबर लिखा होता है। ठीक है, और नीचे ए है। ठीक, चलो अब देखो, मुझे चाहिए एवरेज एटॉमिक मास। अब जैसे कि मैंने बोला कि सर ये जो एक्स है, मान लो इसके दो आइसोटोप्स, कौन कौन से सर? एक तो है मान लीजिए ए, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा तो नीचे मैंने ए लिखा। एक का मास नंबर है m1 और दूसरा है, इसका भी एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ए, बट इसका मास नंबर अलग अलग होगा, क्योंकि तभी तो ये दोनों आइसोटोप्स कहे जाएंगे। बिल्कुल सर, ऊपर का मास नंबर अलग अलग, इसका मतलब वो दोनों आइसोटोप्स हैं। मैंने बोला कि अगर एक एलिमेंट या फिर एक एटम उठाया मैं किसी एलिमेंट का, उसके दो आइसोटोप्स कौन कौन से सर? एक तो सर m1 वाला, दूसरा m2 वाला। मतलब ये क्या है, ये x m1 वाला आइसोटोप है और ये x m2 वाला है। जैसे C12 था एग्जाम्पल के लिए और C13 था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से लिख लिया जाए। कौन सा सर? जो पहला आइसोटोप है वो कौन सा है सर? वो है सर x m1 वाला, दूसरा है x m2 वाला। मतलब मैंने सिंपली एक एलिमेंट लिया, उसके दो आइसोटोप को लिख दिया। ठीक, अब मुझे चाहिए एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा भैया? एक एलिमेंट के अगर दो आइसोटोप्स हैं, दोनों का मास नंबर अलग है, तो एवरेज, अच्छा सोच के देखो, कुछ ना कुछ परसेंट एबंडेंस m1 का भी होगा और कुछ ना कुछ परसेंट एबंडेंस m2 का भी होगा, क्योंकि भैया अलग अलग परसेंट में होंगे। लेट्स से मान लो ये x% है, तो दूसरा क्या हो जाएगा सर? 100 - x, क्योंकि परसेंट, टोटल परसेंट कितना होना चाहिए? 100। तो अगर सर एक एक मान लो x% में है, तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा? 100 - x%। बिल्कुल। तो सिंपल से कहने का मतलब क्या है, आओ सिंपल से कहने का मतलब मैं तुमको समझाता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं कि जो ए का परसेंट एबंडेंस है वो स्मॉल ए है। ठीक है, और जो बी का परसेंट एबंडेंस है वो स्मॉल बी है। ठीक, अगर मैं मास की बात करूं तो पहले का मास क्या है? m1, क्योंकि मास नंबर अलग अलग होगा, तो पहले का ए का मास नंबर m1 और बी का मास नंबर m2। तो अगर मेरे को यहां देखो, अगर मेरे को सर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा। कैसे भैया? सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि टोटल मास लिख लूंगा। किसका? मिक्सचर का।
टोटल मास लिख लूंगा किसका, एक सेकेंड। ठीक है, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। होल्ड ऑन गाइस। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, अब देखो मैं बताता हूँ। अब अगर मेरे को मान लो क्या चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो बहुत सिंपल है, क्या करूंगा सर, जो पहला एलिमेंट है ए, उसका मास नंबर m1 है, तो मैं करूंगा m1 इंटू परसेंट एबंडेंस ऑफ ए प्लस दूसरा जो एलिमेंट है, मतलब दूसरा जो आइसोटोप्स है वो क्या है, m2 है, तो मैं क्या उसका मास m2 मल्टीप्लाई बाई परसेंट एबंडेंस ऑफ बी, और डिवाइड कर दूंगा किससे, जो परसेंट एबंडेंस है ए प्लस परसेंट एबंडेंस है बी। अब देखो यहां मैं थोड़ा एक ही में लिख दिया हूं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को अगेन फिर से लिख देता हूं कि अगर सर हमें एवरेज एटॉमिक मास चाहिए ना, ये एटॉमिक मास है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनके मासेस को लिखेंगे। तो पहले आइसोटोप का मास है m1, दूसरा आइसोटोप का मास है m2, तो मैं सिंपली क्या करूंगा सर, m1 मल्टीप्लाई बाई, मैंने क्या लिखा है, m1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंट एबंडेंस ऑफ ए से। अब ए का परसेंट एबंडेंस कितना है, स्मॉल ए, मतलब जितना परसेंट होगा वो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास कितना है, m2, तो मैं दूसरे आइसोटोप का मास m2 लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, परसेंट एबंडेंस ऑफ बी। अब परसेंट एबंडेंस ऑफ बी कितना है, स्मॉल बी, मतलब मैं स्मॉल बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके सर, और नीचे डिवाइड किससे करूंगा, परसेंट एबंडेंस ऑफ ए प्लस परसेंट एबंडेंस ऑफ बी। अब भैया ए का परसेंट एबंडेंस कितना है ए, और बी का परसेंट एबंडेंस कितना है बी, तो मैं लिख सिंपली ए प्लस बी। बस इतना आपको करना है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त। क्या बात है सर, बस इतनी सी बात, यार ये तो आराम से कर ले जाओगे हैं। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि ए का परसेंट 27% है और बी का मान लो तुम्हारा 73% है, कैलकुलेट करो, तो फिर m1 m2 दिया रहेगा, आप बस सिंपली क्या करोगे, m1 इंटू 27 प्लस m2 इंटू 72 अपॉन 27 प्लस 72, एवरेज एटॉमिक मास निकल गया। ऐसे निकालेंगे क्या, बहुत ही सिंपल है ये तो, बोलो समझ आया। मतलब सिंपली उनके मास नंबर से उनका परसेंटेज अबंडेंस का मल्टीप्लिकेशन कर देना है और ऐड कर देना है, और डिवाइड में परसेंटेज अबंडेंस का सम कर देना है। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया, क्लियर है बच्चा, बता दो यार। हाँ जी, समझ आया बच्चा। क्लियर है, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, एक सेकेंड, 2 मिनट दीजिएगा बच्चा, एक सेकेंड में थोड़ा बात कर लूँ बस। ठीक ठीक, हाँ, ओके, ये समझ आया बच्चा। अच्छा ओके, अब देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं यहाँ बताना आपको भूल गया, वो ये है कि बच्चे जो परसेंट एबंडेंस आप देख रहे हो ना, इसी को मोल परसेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोल परसेंट। तो या तो वो मोल परसेंट लिख के दे दे या फिर वो परसेंट एबंडेंस लिख के दे दे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मतलब ये जो ए है, इस ए को आप परसेंट एबंडेंस ऑफ ए भी कह सकते हो या फिर मोल परसेंट ऑफ ए भी कह सकते हो। सिमिलरली ये जो बी है, इसको आप परसेंट एबंडेंस ऑफ बी भी कह सकते हो, या फिर इसको ऐसे इधर लिख लो, आप मोल परसेंट ऑफ बी भी कह सकते हो, ठीक है।
तो या तो वो परसेंट अबंडेंस के फॉर्म में बोल के देगा या फिर वो कह देगा कि मोल परसेंट, तो वो एक ही बात है। ठीक है, मोल परसेंट कह ले या परसेंट अबंडेंस कह ले, एक ही बात है। तो ये कंफ्यूज मत होना कहीं मोल वो पूछे तो। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अगर ये चीज क्लियर हो गई ना तो आपके समझ में सवाल आएगा कि सर क्वेश्चन आप हमेशा कराते हो, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आओ मैं लिखाता हूँ, क्वेश्चन नोट करो, एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व। बोला है बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर in the form of B10 एंड B11। अच्छा ये क्या है, अब समझ आ गया होगा आपको। B10 और B11 मतलब भैया दो आइसोटोप बोरॉन के। इफ एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है, ऑफ बोरॉन इज 10.8 mu, ठीक है, देन हमसे पूछा है, क्या पूछा है, मोल परसेंट ऑफ, अच्छा B10, देखो बोला ना कि परसेंट एबंडेंस पूछ ले या मोल परसेंट पूछ ले, कुछ भी कह सकता है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पहले ही आपको बता दिया दोनों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मोल परसेंट ऑफ B10 एंड मोल परसेंट ऑफ B11 इन द मिक्सचर। अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया सवाल यार। वो बताइए विल बी कितना होगा। चलो भैया आराम से हौले हौले इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि भैया जो बोरॉन है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है दो भाई के फॉर्म में। मतलब जो सर ये आपका जो बोरॉन है, ठीक है, इसके दो ब्रदर, पहला ब्रदर था सर B10, दूसरा ब्रदर है B11। ब्रदर का मतलब आइसोटोप्स, ठीक है। अब ये बोला कि इफ एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज, ये जो बोरॉन है इसका एवरेज एटॉमिक वेट कह लो या एवरेज एटॉमिक मास कह लो, दे कही बात है। वो दे दिया, कितना दे दिया, 10.8 AMU। मतलब एवरेज एटॉमिक मास इस बार पहले से ही दिया है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। हमें इस बार कैलकुलेट क्या करना है, मोल परसेंट, मोल परसेंट ऑफ B10 एंड मोल परसेंट ऑफ B11। मतलब कि परसेंट अबंडेंस ऑफ B10 एंड परसेंट अबंडेंस ऑफ B11 हमें कैलकुलेट करना है। इस बार हमें परसेंट अबंडेंस ही कैलकुलेट करना है, दिया नहीं है पहले से। बढ़िया सवाल है सर ये तो। अब देखो, परसेंट अबंडेंस कह लो या मोल परसेंट कह लो, एक ही बात है। मान लो लेट्स से दिया नहीं है तो मैं मान तो सकता हूं भाई, B10 का मैंने मान लिया कि मान लो जो मोल परसेंट है वो X% है। तो अगर X% B10 का है तो फिर वही तिकड़म लगाओ मेरा वाला, 100 माइनस X% B11 का होगा। बिल्कुल होगा सर, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल होगा। और अगर मैं मास की बात करूं, किसकी, B10 और B11 की, तो सोच के देखो, B10 दिया हुआ है, ये देखो, और B11 दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का मास तो सर उसने दे दिया हमको ऑलरेडी। सोच के देखो ना, उन दोनों का मास तो हमको सर दे दिया ऑलरेडी। कितना सर, एक का मास है M1, कितना है 10, दूसरे का मास है M2, कितना है 11। अब फार्मूले की तरफ पीछे जाओ, क्या लिखा है, एवरेज एटॉमिक मास, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, M1 इंटू मोल परसेंट ऑफ ए इंटू M2 इंटू मोल परसेंट ऑफ बी अपॉन मोल परसेंट ऑफ ए प्लस मोल परसेंट ऑफ बी। तो अगर मुझे एवरेज मास का फॉर्मूला यहां यूज करना है, किसका, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा सर, 10 इंटू परसेंट एबंडेंस या मोल परसेंट ऑफ B10, वो कितना है X है, तो 10 इंटू एक्स प्लस M2 कितना है 11, तो 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन, नीचे क्या होगा, सोचो, X और इसको जोड़ दो सही, ऐसे पता चल जाएगा तुम्हें। टोटल परसेंट ऑफ मोल ऑफ B10 एंड परसेंट ऑफ मोल ऑफ B11, मतलब x प्लस 100 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 10x प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। यहां तक तो आ गए सर हम, बिल्कुल। बट हमें चाहिए क्या सर, हमें तो ये x और ये 100 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें ये x चाहिए। अब अगर x चाहिए तो ध्यान दो, क्या कहीं एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया है क्या, अरे बिल्कुल दिया है भैया, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द बोरॉन इज 10.8, मतलब ये 10.8 है। तो अब तो बड़ा सिंपल हो गया सर, इधर 10.8 रख दो, ऊपर रख दो 10x,
प्लस 11 इंटू 100 - x/100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 10800। तो देखिए रहा, ये तो ऐसे ही 10 और 0.8, हाँ 10800 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 110 माइनस 10x, नहीं ये 11x हो जाएगा, तो ये माइनस x और 1 11x। ठीक है, तो ये पूरा एक सेकंड में फटाफट से कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ। 10800 माइनस, यहाँ इस जगह माइनस x और 100 डिवाइड बाई 2x। ठीक, हाँ दिस विल बी 20, x की वैल्यू आई 20। क्या बात है सर, मतलब x की वैल्यू आई 20 और x किसका मोल परसेंट था, B10 का, मतलब B10 का जो सर मोल परसेंट होगा वो होगा 20%। तो अगर B11 का भी चाहिए तो हमने देखा था 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स का मतलब 100 माइनस 20, इट मींस B11 है 80%। मतलब जो बोरॉन है, बोरॉन का जो दोनों आइसोटोप्स था, एक B10 और एक B11, वो 20 और 80% के रेशियो में अवेलेबल रहेंगे। क्या ये चीज समझ आई आपको? बहुत ही बढ़िया, 20 और 80, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब समझ आया कि सर हमने ऐसा सवाल पहले पहले ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों सीखा और फिर ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम। बोलो समझ आया बच्चा पार्टी? बताओ क्लियर है? टेल मी क्विक, टेल मी क्विक। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब देखो, ये तो सर हमने एवरेज एटॉमिक बात की बात, एटॉमिक मास की बात की। ऐसे ही हम एवरेज मोलर मास की भी बात करते हैं। अच्छा, मतलब एटॉमिक मास के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिख लो एवरेज मोलर मास। देखो बहुत सारा टॉपिक आज हो गया, लेकिन याद रख लो जब भी मोलर मास पूछेगा आपसे, वो हमेशा गैसियस मिक्सचर का ही पूछता है, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही बना लो एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। अच्छा, मतलब इस बार जो मिक्सचर होगा वो गैसियस मिक्सचर होगा। तो मान लो ये कोई गैसियस मिक्सचर है जिसमें दो गैस प्रेजेंट है। कौन सा? सर एक को मान लो गैस नंबर 1, दूसरे को मान लो गैस नंबर 2। ठीक है, मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर हम कैसे निकालेंगे, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर हम कैसे निकालेंगे? हमारा सवाल ये, हमारा टॉपिक ये है। ठीक है, तो एक मिक्सचर है, मान लो उसमें दो गैस है, एक गैस 1 एक गैस बी। मान लो गैस 1 का जो मोलर मास है वो m1 है, और गैस 2 का मोलर मास हमें m2 दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगर मोलर मास है तो सर गैस 1 का कुछ ना कुछ मोल भी होगा, तो इसलिए मैं उसको n1 बोल रहा हूं, और गैस 2 का भी कुछ ना कुछ मोल होगा, इसलिए मैं उसको n2 बोल रहा हूं। बिल्कुल। तो अगर एवरेज मोलर मास देखा जाए सर, किसका? गैस मिक्सचर का, तो ये भी बड़ा सिंपल होता है। कैसे सर? कुछ नहीं, m1 को उसी के मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके मोलर मास को उसी के मोल से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m2 इंटू n2, मतलब उसी के मोलर मास को उसी के मोल से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ठीक है, बट अभी आपको अगर ये वाला चीज नहीं समझ आ रहा है कि सर ये टोटल मास अपॉन टोटल मोल क्या है, तो आप सिर्फ ये याद रखो कि किसी भी गैसियस मिक्सचर का अगर हमसे मोलर मास या एवरेज मोलर मास कहें हम, अगर ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर एवरेज मोलर मास हमसे निकलवाए तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंडिविजुअल मोलर मास को उसी के मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर दोनों का क्या लेंगे, सम ले लेंगे, और नीचे उन दोनों के मोल का सम ले लेंगे। तो थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा, अगर मैं n1 प्लस n2 लिखा हूं तो मैं नीचे देखो टोटल मोल लिखा है। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ आई कि सर ठीक है सर समझ गया, अगर गैसियस मिक्सचर देगा ना हमें, तो हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। बोलो समझ आया कि ठीक है सर समझ गए? कर सकते हैं कैलकुलेट अब, जल्दी से टेल मी क्विक। बोला बच्चा पार्टी, क्या आपको एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके,
अब देखो, अब इतना कुछ तो पढ़ लिया सर, अब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। पढ़ने के बाद हमारा काम क्या होता है सर? पढ़ने के बाद तो सर हमारा एक ही काम होता है कि उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं क्वेश्चन पे। आ जाओ भैया, इंप्लीमेंट करके तुम्हें दिखाते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अब देखो, आप धड़ल्ले से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है ना कि अब आप धड़ल्ले से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है कि एयर है, ठीक है, मैं लंबा लिखूंगा नहीं इसलिए जल्दी ये कर दे रहा हूं। एयर में जो है, ठीक है, O2 प्रेजेंट है और N2 प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका मोल परसेंट हमें दिया हुआ है कितना? O2 का है 20% और N2 का है 80%, ठीक है। हमसे पूछा है क्या? फाइंड एवरेज मोलर मास। अब देखो सर, ये दोनों गैस हैं, तो मतलब समझ गए कि एवरेज मोलर मास मतलब गैसियस मिक्सचर है ये। अब गैसियस मिक्सचर तो मैंने अभी आपको बताया कि M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस, तो पहला गैस है O2, मोलर मास ऑफ सेकंड गैस, दूसरा गैस है N2। अच्छा, O2 का मोलर मास कितना होता है? अरे भैया, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का 32, यानी यहां M1 32 है। समझ आया? अरे बोलो भाई। दूसरा क्या है सर? नाइट्रोजन। भैया एक का 14 तो N2 का कितना होगा? 28, तो M2 कितना है? 28। बस M1 M2 यहां छिपा दिया था। अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपको आता भी है उसके मास नंबर से कैलकुलेट करना। अरे भैया, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का 32, एक नाइट्रोजन का 14 तो दो का 28। अब तो बड़ा सिंपल हो गया सर। कैसे? देखो, मोल्स तो दे ही दिया। अरे भैया, मोल परसेंट उसको दे दिया उसने, तो आप सिंपली डायरेक्टली ये 20 और 80 पुट कर दो N1 N2 की जगह। यही तो है मोल परसेंट। अरे मोल परसेंट दे, डायरेक्ट मोल के रेशियो में दे, सब एक ही बात है बच्चा। मतलब M1 इंटू N1 मतलब 32 इंटू 20 प्लस 28 इंटू 80 अपॉन 20 प्लस 80। क्या बात है? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 228 ग्राम। ये याद रखिएगा, जो मोलर मास आप कैलकुलेट करते हैं ये ग्राम में आता है, यानी एवरेज मोलर मास कितना आया? 288 ग्राम। और था कुछ? क्या ये था हार्ड? क्या ये आपको नहीं आता? भैया ये अच्छा अच्छा सवाल है, ये ऐसे ही सवाल पूछ जाते हैं। क्या ये आपको समझ आ रहा है? भैया अब इसमें हार्ड क्या ही है यार, बताओ तुम ही। है क्या ये हार्ड? कितना इजी है सर, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला बस हमें पता होना चाहिए। भैया धड़ल्ले से वैल्यू पुट करो, आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? अब देखो बेटा, अगर समझ आया ना तो एक और मजेदार सवाल करो, ये मेरा मजेदार सवाल है। क्वेश्चन देखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, तो मैं इसको एम एवरेज लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, ऑफ ए मिक्सचर containing SO2 and O2 in 2:1। अब देखो ये रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हीं से रेशियो वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे? 2:1 मोल, 2:1 मोल रेशियो, ठीक है। अब देखो, बोला एक मिक्सचर है, तो भैया एक मिक्सचर यहां लिख लो। उस मिक्सचर में दो सब्सटेंस है, कौन है सर? एक है सर SO2, दूसरा है सर O2। आगे क्या दिया? आगे दिया इनका 2:1 मोल रेशियो। ओहो हो, मतलब जो N1 है वो 2 है, जो N2 है वो 1 है। 2:1 का मतलब क्या है? अरे 2:1 का सिंपल मतलब ये है कि ये N1 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू है, बस फंसाने के लिए आपको रेशियो दे दिया। कितना ही सिंपल है ये तो। एवरेज मोलर मास मतलब एन एवरेज क्या होता है सर? M1 N1 M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब मोलर मास ऑफ फर्स्ट। अच्छा, पहला गैस क्या है? पहला गैस SO2 है, तो मोलर मास M1 कितना होगा? भैया सल्फर का अलग निकाल लो, ऑक्सीजन का अलग निकाल लो, सबका जोड़ दो, यही तो होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। क्या बात कर रहे हो, यही तो होता है सर, बिल्कुल। तो सल्फर का कितना होता है? सोचो, सल्फर का हो गया आपका 32, और ऑक्सीजन आपका है इधर कितना? 32, और एक का 16 तो दो का 32, यानी 32 इंटू 32 64। लो भैया, और ये कितना हो गया? ये हो गया 32। अब तो कितना ही सिंपल हो गया सर, 64 इंटू 2 अपॉन 32 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब 160/3। अब आप इसको डिवाइड कर लो, जितना आपका आंसर आया, समथिंग कितना आएगा? 5, और ये 353 पॉइंट समथिंग आएगा। यही आंसर होगा आपका ग्राम में।
क्या बात कर रहे हो सर, 53 पॉइंट समथिंग आएगा ये ग्राम में? है क्या? है टफ? है कुछ? अरे बहुत सिंपल है बच्चा, चाहे वो रेशियो दे चाहे वो मोल दे, क्या फर्क पड़ता है? बोलो ना बच्चा, समझ आया क्या? हम्म। क्लियर है? अच्छा क्लियर है, टाइम तो हो चला है, बट एक होमवर्क ले लो। मेरा एक और मजेदार सवाल, ये भी होमवर्क ले लो, आराम से कर ले जाओगे। ये मेरा मजेदार सवाल था, तो इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा मजेदार सवाल है, ठीक है? लगे हाथ, एक होमवर्क ले लो, ट्राई करना, आज होमवर्क दे देता हूं आपको एक, ठीक है? क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल कंपोजिशन ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। कल का सेशन की शुरुआत इसी क्वेश्चन को बताते हुए करेंगे, ठीक है? कंटेनिंग, अपना आंसर बताइएगा पहले, उसके बाद मैं आपको वो बता दूंगा। NO and NO2 गिवन एवरेज मोलर मासेस या मोलर मास इज 38, ठीक है? चलिए, तो ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है? आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है? नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, आए बहुत अच्छी बात है, पहले आंसर पूछूंगा, फिर कल क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हुए, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।